उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप पुलिस ने पार्षद सौरभ बेहड़ पर हुए हमले की साजिश का खुलासा किया है, जिसमें पारिवारिक विवाद के चलते उन्होंने खुद पर हमला करवाने की योजना बनाई थी। रात्रि चेकिंग में 3 हमलावर अवैध हथियारों के साथ में गिरफ्तार हुए, जिनके पास 2 तमंचे, 1 जिंदा कारतूस और 1 चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में मास्टरमाइंड इंदर नारंग का नाम सामने आया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी कार्रवाई भी शुरू की है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने कहा कि कानून को गुमराह करने वालों के खिलाफ 0 टॉलरेंस रहेगा, जबकि किच्छा विधायक तिलकराज बहेड़ ने मामले पर सार्वजनिक माफी भी मांगी है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 3 लड़के कौन हैं उनकी जानकारी हुई, जिसमें वो तीनों लड़के बादशाह खान, दीपक और वंश, ये 3 लड़के आइडेंटिफाई किए गए। फिर इसके साथ ही इंदर नारंग नाम का एक लड़का, जो कि सौरभ बेहड़ का मित्र भी है, उसे भी आइडेंटिफाई किया गया। सबको हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई, जिसमें यह पता चला कि सौरभ ने स्वयं अपने मित्र इंदर को इस बात के लिए उकसाया था कि तुम मुझे अपने किसी परिचितों से पिटवा दो, जिससे कि मेरे घर में जो कलह है वो कुछ समय के लिए दूर हो जाएगा। इस पर इंदर ने इन तीनों लड़कों को अपने पास बुलाया और इनसे सौरभ की मारपिटाई कराई। इसका पूरी तरह से पटाक्षेप हो चुका है, जिसमें यह पता चला है कि सौरभ ने ही स्वयं इस काम को किया। अच्छा होता इंदर हमें बता देता, गौरव को बता देता, तो शायद ये नौबत नहीं आती। आज इतनी हमारी छीछा लेदर नहीं होती। और ये जो कुछ हुआ है बहुत अच्छा नहीं हुआ है। जो भी सौरभ ने किया है उसके लिए मैं सारे समाज से, पूरे अपनी पार्टी से, अपने शुभ चिंतकों से, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे सपा के हों, चाहे और दलों के लोगों ने इसमें जो सहानुभूति दिखाई, जो मेरी मदद की, उनसे मैं माफी चाहता हूं। पुलिस ने जिन लोगों का इंट्रोगेशन किया शक के आधार पे, उनके परिवारों से मैं माफी मांगता हूं। मैंने जो प्रदर्शन धरना किया, जो तैयारी कर रहा था, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ने मदद की। हमारी पार्टी के भी सर्वोच्च प्रभारी से लेकर सारे पार्टी के सीनियर विधायकों तक ने मेरे प्रति सहानुभूति दिखाई कि हम साथ हैं, पर मुझे नहीं पता था कि मेरा अपना ही। हरिद्वार के शांति कुंज में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्र जागरण और सर्व जन कल्याण का संदेश दिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा की समाधि पर दर्शन करके आशीर्वाद लिया और गायत्री महामंत्र को जीवन शक्ति देने वाला बताया। अमित शाह ने कहा कि शांति कुंज तप, साधना और ऊर्जा का केंद्र है और हम बदलेंगे तो युग भी बदलेगा का सूत्र ही राष्ट्र परिवर्तन की कुंजी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे सामाजिक और आध्यात्मिक नवजागरण का वैश्विक आंदोलन करार देते हुए कहा कि गायत्री परिवार देश और दुनिया में चेतना का संचार कर रहा है। समारोह में अतिथियों का सम्मान और महत्वपूर्ण साहित्य का विमोचन भी किया है, जिसमें देश विदेश से हजारों स्वयंसेवकों ने भाग लिया। और इस कार्यक्रम की बानगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। युग दृष्टा पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और वंदनीय माता भगवती देवी, ये दोनों ने अनेक जीवनों का काम, अनेक युगों का काम अपने एक ही नश्वर देह के समय में कर कर दिखाया है। एक ऐसा वटवृक्ष बनाया जो वटवृक्ष की छांव में 100 से अधिक देशों में 15 करोड़ से ज्यादा अनुयायी आज अध्यात्म के मार्ग पर अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। और आज ये अखंड ज्योति की सती मनाई जा रही है। आप कल्पना करिए, 1925-26 से लेकर 2026 तक एक ही मार्ग पर, एक ही ध्येय के साथ, एक ही लक्ष्य के साथ, न केवल एक व्यक्ति, न केवल एक विचार, करोड़ों लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ना, कितनी ऊर्जा होगी पंडित जी के जीवन में, उनके विचार में, उनके कर्मों में।
कि उनके जाने के इतने वर्षों बाद भी अखंड ज्योति न केवल जलती रही, करोड़ों लोगों के दिल में आत्मा के दीपक के रूप में वो अखंड ज्योति ने स्थान दे लिया। आज अखंड ज्योति सम्मेलन में आकर मैं सच अर्थ में अखंड ऊर्जा और चेतना की अनुभूति कर रहा हूं। ये मेरा मन ही जानता है यहां से कितनी चेतना लेकर मैं वापस जाऊंगा। आस्था, अध्यात्म और संस्कृति, ये तीनों का बीजेपी के दिग्गज नेता पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, विधायक अनिल बालूनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और विधानसभा अध्यक्ष रीतू खंडूरी का गदरपुर विधायक अरविंद पांडे के आवास पर प्रस्तावित दौरा रद्द हुआ है। पार्टी कार्यकर्ताओं में उनके आगमन को लेकर खासा उत्साह भी था और राजकीय इंटर कॉलेज गुलरभोज में हेलीपैड तक भी तैयार किया था, लेकिन चारों नेताओं के अचानक न आने से कार्यकर्ता मायूस रहे। इस पर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि यह चुनावी साल है और उन्होंने ही चारों नेताओं से संपर्क करके कार्यक्रम स्थगित करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि अरविंद पांडे इन दिनों जमीन घोटाले और उनके कैंप कार्यालय को अवैध बताए जाने के प्रशासनिक नोटिस को लेकर के सुर्खियों में है। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, हेलीपैड पूरी तरह से तैयार था लेकिन कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। माननीय त्रिवेंद्र जी ने, हमारे पौड़ी के सांसद, हमारे मित्र अनिल बलूनी जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी और भी कई विधायक साथ आने वाले थे। सूचना कल पड़ी, उनका प्रोटोकॉल जारी हुआ तो मुझे पता लगा। तो कल रात में मैंने लगभग 11:30 बजे के आसपास मैंने त्रिवेंद्र जी को फ़ोन किया, अनिल बलूनी जी को फ़ोन किया, मदन कौशिक जी को फ़ोन किया, हमारी बहन जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं रीतू खंडूरी, उनका फ़ोन आया मुझे, हमारे बाबूजी पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी का फ़ोन आया, मेरा छोटा भाई जो इस प्रदेश में मंत्री हैं सौरभ बहुगुणा जी, उनका मुझे फ़ोन आया, 30 से ज़्यादा विधायकों का मुझे फ़ोन आया। मैं सभी का मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कोई बड़ी बात नहीं है और अभी इस समय आने का ठीक नहीं है, आप कृपया नहीं आएंगे तो आपका एहसान होगा मेरे पे, बाद में आगे पीछे कभी आ जाइएगा, लेकिन अभी मत आइए। एक घर में 4 बेटे होते हैं तो लोग बोलते हैं चारों के आपस में मतभेद हैं, ये तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं। आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे थोड़ा यही लगा कि माननीय मंत्री जी के साथ, हम विधायक अरविंद पांडे जी के साथ पूरी लगन के साथ उनके साथ रहेंगे। तो हमें आज थोड़ी इसलिए पीड़ा हुई, जो मेरे बड़े भाई सुखवंत सिंह थे, आज उन्होंने जो कर्ज के लिए एक आत्महत्या की, उनके परिवार के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई कि उनको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उनके बदले में उनको हम तो निष्पक्ष जांच माननीय मुख्यमंत्री जी से और पूरे प्रशासन से पूरी रिक्वेस्ट है हमारी, हाथ जोड़कर उनको न्याय दिलाएं। ऐसी कोई अधिकृत जानकारी हमारे पास तो है नहीं कि प्रोग्राम को कैंसिल हो गया है, लेकिन प्रोग्राम तो पार्टी का ही है, किसी और दल का प्रोग्राम तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने बुलाया है और ये तो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का हमेशा चलता रहता है, कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना। विधायक जी के आवास पे सारे जने पहुंचे हैं, जानकारी में तो यही था कि पूर्व मुख्यमंत्री वगैरह सब यहाँ आ रहे हैं, तो अब ये जानकारी नहीं है अभी तक कि वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया है। हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। जिस प्रकार से पांडे जी ने सीबीआई जांच की मांग कोई भी कर सकता है, शासन प्रशासन करवाए न करवाए, मांग करना सभी का अधिकार है। और जिस प्रकार से इस समय माहौल चल रहा है और पार्टी हाईकमान को गंभीरता से इस विषय को लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में इसकी गूंज हमें नुकसान होगा। तुरंत इसको यहीं दबाया जाए, मैं तो यही पार्टी के शीर्ष। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 27 जनवरी को पूरे प्रदेश में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम होंगे ताकि नागरिकों को यूसीसी के लाभ और समान अधिकारों के बारे में जानकारी भी दी जा सके। राजधानी देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि यूसीसी लागू होने के बाद
विवाह पंजीकरण और नागरिक अधिकारों में सुधार हुआ है और ऐसे कार्यक्रम लोगों को इसके महत्व से भी अवगत कराने में मदद करेंगे। देखिए, पिछले वर्ष 27 तारीख से जब से यूसीसी लागू हुआ और मीडिया के जो हमारे अलग अलग माध्यम हैं उनके माध्यम से भी हम लोगों ने व्यापक जन जागरूकता का कार्यक्रम इसमें चलाया और आने वाले 27 को जब इसके 1 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि इसको लेकर के और व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। जो किसी की अगर कोई सुझाव है, जो पोर्टल बना है पोर्टल से संबंधित उसको भी आमंत्रित किया जाए। पहले भी पोर्टल में कई शिकायतें और सुझाव आए थे जिनको दूर करके उनका सरलीकरण किया गया है और एक बड़ी संख्या में आप देखेंगे जो शादी का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह में इस संस्था के सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक योगदान की सराहना की है। अमित शाह ने कहा कि भारतीय परंपराओं में विश्व की समस्याओं का समाधान निहित है और आचार्य श्री राम शर्मा ने व्यक्ति निर्माण से समाज और राष्ट्र निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। उन्होंने युवाओं से आत्म सुधार को सबसे बड़ी सामाजिक सेवा मान करके इसे अपनाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि गायत्री परिवार समाज में आध्यात्मिक जागरण का काम कर रहा है और सनातन संस्कृति का विराट संदेश विश्व तक पहुंचाने में योगदान भी दे रहा है। कार्यक्रम में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, उत्तर प्रदेश के मंत्री दया शंकर सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। उधम सिंह नगर के खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी योजना जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत विकास खंड खटीमा की न्याय पंचायत बंडिया में राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी ने की। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, दर्जा मंत्री उत्तम दत्ता और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी मुख्य रूप से मौजूद रहे। शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा एक ही छत के नीचे सेवाएं प्रदान की गई, जहां पर लगभग 60 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 15 का मौके पर ही समाधान भी किया गया। जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में आज खटीमा में जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुबह से लगभग 60 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थी, इसमें 15 से 20 का मौके पर निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त इस शिविर में जो सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही थी उसको भी यहाँ पे शिविर लगाए गए, उसका लाभ दिया जा रहा है। 11 से अधिक अभी दिव्यांग प्रमाण पत्र यहाँ मौके पर ही निस्तारित किए गए हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग के कैंप है, प्रत्येक कैंप में जैसे पशुपालन विभाग में 200 से अधिक लोगों ने उन्होंने दवाएं प्राप्त की हैं। ऐसे ही जो स्वास्थ्य विभाग हैं, हमारे आयुर्वेदिक हैं, हमारे अन्य डिपार्टमेंट्स की जो योजनाएं चल रही है उस पर लोगों ने काफ़ी संख्या में प्रतिभाग किया है, काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है। लोगों ने विभाग की योजनाओं के बारे में न केवल जानकारी प्राप्त की बल्कि ऐसी चीज़ें जो विभाग के द्वारा दी जा रही थी, जैसे श्रम कार्ड हो, महिलाओं के लिए पोषण। लक्सर के कुड़ी भगवानपुर गांव में भूमि विवाद के चलते दो पक्षों में राजस्व विभाग के कर्मचारियों के सामने ही पहले गाली गलौज फिर मारपीट शुरू हुई, तो वही एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के 3 लोगों को लाठी डंडों से पीटकर लहूलुहान किया गया और मौके पर कई राउंड तमंचे से फायरिंग भी की गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। पीड़ित पक्ष के लोगों का कहना है कि वारदात के दौरान की वीडियो भी पुलिस को सौंप दी गई है, जो कि सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि मामले में यदि जल्द ही एक्शन नहीं लिया तो वे पुलिस के उच्च अधिकारियों तक मामले को पहुंचाएंगे। गोली चलाई वहां सर, गोली चला के इधर को भाग गए। कितने लोग थे? गोली चलाने वाला तो एक ही बंदा था, बाकी 5-6 लोग थे। हम वहाँ पे खड़े थे, उन्होंने हमें देख के जो है ना गाली को पाड़ दी और फिर वे यहाँ से चले गए। जाने के बाद में फिर उधर से इकट्ठे हो गए। हम दोनों भाई बैठे थे, सद्दाम और शाहनवाज, हम दोनों। उन्होंने हम पे जाके यहाँ पे हमला करा। ये था सर, यहाँ पे एक जमीन का मामला था, ये पीछे की दुकान है ना, तो इसमें क्या था कि कानून को आए थे, कहने लगे कि इसकी पटवारी नाप करना आए थे। तो मौके पे दूसरी पार्टी आई देखने के लिए, तो उन्होंने गाली गुप्ता करी, तो हमने उन्हें समझा के भगा दिया यहाँ पे। उसके बाद उधर से दूसरी पार्टी आई, लठ डंडे लेके और तमंचे लेके हमारे पे आती, उन्होंने लठ बजाया यहाँ पे।
और अब बात देहरादून की। मंगलवार को नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, तो वहीं नितिन नवीन के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने उन्हें बधाइयां दी और कहा कि नितिन नवीन का अध्यक्ष चुना जाना कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होगा। साथ ही 2027 के चुनाव में नितिन नवीन की अध्यक्षता में बीजेपी एक बार फिर उत्तराखंड में बंपर वोटों से जीतकर सरकार बनाने का काम भी करेगी। हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ये हर्ष का अवसर है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विधिवत रूप से घोषणा हुई है, और वो भी तब जब वो एक युवा हैं, और युवा होने के साथ साथ उनको सरकार का भी अनुभव है, संगठन का भी अनुभव है, और एक युवा सोच के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो राज्य अभी तक चुनौती बने हुए हैं, हम समझते हैं कि उन राज्यों में भी एक ऐसी रणनीति उनके नेतृत्व में बनेगी, और निश्चित रूप से हमारा विश्वास है कि उन राज्यों में भी हम विजयश्री प्राप्त करेंगे। और जहां तक उनकी विधिवत घोषणा का संबंध है और उत्तराखंड राज्य का हमारा संपर्क है, तो हम समझते हैं कि इस उत्तराखंड राज्य में भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से एक हम सब कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, और हम सब लोग उनके नेतृत्व में इस उत्तराखंड में जो 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे, और उनके मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व। देहरादून स्थित राजकीय नारी निकेतन, बालिका निकेतन, बाल गृह और शिशु सदन केवल एक सरकारी परिसर नहीं बल्कि परित्यक्त महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए सुरक्षित आश्रय और नई शुरुआत की उम्मीद है। यहाँ पर टूटे विश्वासों और बिखरी जिंदगियों को सहारा, सुरक्षा और सम्मान के साथ में जीने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे अनाथ हैं, परित्यक्त हैं और इस तरह के बेसहारा जो महिलाएं हैं या इस तरह से बच्चे जो हमें मिलते हैं, तो फिर माननीय मजिस्ट्रेट्स के आदेश से उनको यहाँ पर रखा जाता है, और हमारी सरकार के द्वारा इसमें पूरा उनके रहने की, भोजन की, पोषण की, स्वास्थ्य की और उनकी शिक्षा की सारी व्यवस्था देखी जाती है। और अब बात देहरादून की। प्रदेश के कृषि मंत्री यानी कि गणेश जोशी से आज उनके शासकीय आवास पर प्रदेश की न्याय पंचायतों में तैनात कृषि सहायकों के मानदेय में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के उपरांत कृषि सहायकों के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी का फूलों की माला और फूलों का गुलदस्ता भेंट करके उनका आभार जताया। आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 से बढ़ा करके 12,391 किया गया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने सभी को बधाइयां दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कृषि सहायक लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। हमारे कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं, काफी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपये मानदेय मिलता था, और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपये हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ लोग प्रमुख उनकी अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संविधानिक सरकार चल रही है। अभी पूर्व देखा होगा 4,500 उपलब्ध कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है, और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो सीएस है उनको भी हम स्वागत करेंगे। और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, जिन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया है छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे। देहरादून से एक और खबर। होमगार्ड विभाग में वर्दी घोटाले का मामला देखने को मिला है, जहां पर शासन में भी खलबली मची हुई है। उत्तराखंड होमगार्ड विभाग में 2 करोड़ रुपए के वर्दी घपले का खुलासा हुआ। जवानों के लिए 1 करोड़ रुपए की वर्दी 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई। बता दें कि घोटाला वित्तीय वर्ष 2024-25 में हुआ था। साल 2025-26 में फिर इस रेट पर टेंडर निकाला गया, तब विभाग में तैनात डीजी ने यह घपला पकड़ लिया। साथ ही डीजी ने टेंडर निरस्त कराते हुए घपले के आरोपी डेप्यूटी कमांडेंट जनरल अमिताभ श्रीवास्तव के खिलाफ मामला दर्ज कराने, 2 करोड़ रुपए की रिकवरी करने और सेवा से बर्खास्त करने की रिपोर्ट शासन को भेजी है।
सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन लगातार भ्रष्टाचार के नए नए कीर्तिमान भी इस सरकार के कार्यकाल में बन रहे हैं। अब एक नया घोटाला सामने आया है कि होमगार्ड की वर्दी में ही घोटाला हो गया है। 1 करोड़ की जो वर्दियां थी वो 3 करोड़ में खरीदी जा रही हैं। जो 110-20 रुपए का डंडा है वो 300 रुपए में खरीदा जा रहा है। 500 रुपए की जो जूते हैं वो 1500 रुपए में खरीदे जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप गोलमाल करेंगे और होमगार्ड जवान जो दिन रात खून पसीना बहा करके। और चलिए बात मसूरी की। मसूरी माल रोड से पटरी व्यापारियों को हटाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल नगरपालिका द्वारा केवल 20 लोगों को पटरी लगाने की अनुमति दिए जाने को लेकर लंबे समय से बेरोजगारी का दंश झेल रहे पटरी व्यापारियों के सब्र का बांध टूट गया और बैठक छोड़कर सभी पटरी व्यापारी नगरपालिका प्रांगण में इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष का घेराव किया और सभी 120 लोगों को विस्थापित किए जाने की मांग भी की है, जिस पर मामला बिगड़ता देख नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा एक बार फिर बैठक के लिए सभी लोगों को नगरपालिका सभागार में इकट्ठा किया गया, आमंत्रित किया गया। लेकिन नगरपालिका में भी पटरी व्यापारियों और पालिका के बीच समझौता नहीं हो पाया, जिस पर पटरी व्यापारी गुस्सा हुए और उन्होंने टीवीसी कमेटी भंग करने की मांग को लेकर नगरपालिका प्रांगण में जम करके नारेबाजी की। पटरी व्यापारी संघ के अध्यक्ष रामकिशन राही का कहना है कि नगरपालिका द्वारा गरीबों का शोषण किया जा रहा है। नगर पालिका मसूरी की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसमें हर एक व्यक्ति को फंड आवंटन करना संभव नहीं है, भौगोलिक परिस्थितियों से संभव नहीं है और नियमानुसार भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो भी व्यक्ति पात्र है लोग उसके बारे में आवेदन वो अभी भी कर सकते हैं। ये प्रक्रिया आगे भी चलेगी। और इसके अतिरिक्त जहां तक मॉल रोड का प्रश्न है तो मॉल रोड पर किसी को भी फंड लगाने की अनुमति नहीं दी गई। मॉल रोड चूंकि जब से ये टीवीसी की कार्रवाई विगत 1 साल से चल रही है, तब से यही हमारा लक्ष्य था कि हम मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन करें, जैसा अन्य कहीं हिमालय राज्यों में और अन्य कहीं शहरों में भी नो वेंडिंग जोन होते हैं। जहां तक आजीविका संरक्षण का प्रश्न है, ये बात हम स्वीकार करते हैं कि मॉल रोड की जो वैल्यू है वो शायद इधर उधर या अन्य जगहों की वैल्यू ना हो, लेकिन नगर पालिका वहाँ पे अच्छी सुविधा। जिनको सच में पटरी चाहिए वो बैठक में बैठे, चिन्हीकरण हुआ, पूरी प्रक्रिया के तहत चिन्हीकरण हुआ और जो जरूरतमंद थे वो वापस लिस्ट में उनको शामिल किया गया। जो लोग जरूरतमंद नहीं है उनको राजनीति करनी थी, उन्होंने हो हल्ला किया। इस शर्त के साथ वो बैठक शुरू करना चाहते थे कि मॉल रोड पे पटरी बनाई जाए, पटरी व्यापारियों को बैठने दिया जाए। दूसरा, मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए, उस फ्लाईओवर के ऊपर पटरी लगाई जाए। ये पॉसिबल नहीं है। इस तरीके की जो शर्तें थी वो, क्योंकि मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के हमने विकल्प रखा था, ठीक है आप वेंडर जोन बनाइएगा, तब तक हमें रोजगार करने दीजिएगा, लेकिन क्योंकि हम वेंडर जोन नहीं बना सकते। जबकि लाइब्रेरी में हमने कहा कि भाई आप यहाँ पर वेंडर जोन का प्रस्तावित है, इससे पूर्व अध्यक्ष ने भी प्रस्तावित किया था कि नहीं वो तो जब तक ट्रॉली का मुद्दा है वो तब तक नहीं बन सकता और ना ही वहाँ बनेगा। हमने कहा वहाँ से आप अम्बेडकर चौक से अंदर को कैमल बैक रोड को दे दो, वहाँ पर के वहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ आपका निरंकारी भवन वालों की जो है गाड़ियाँ बहुत आती हैं। निरंकारी मतलब कुछ व्यक्ति जैसे हैं जो मोस्टली हंगामा वो कर रहे हैं, जो या तो पात्र व्यक्ति नहीं है, हमारे नियमों में उनकी पात्रता नहीं है, अथवा उनकी डिमांड है कि माल रोड पे वो बैठेंगे, जो कि बिल्कुल भी हमारा समिति का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। पहले भी यही था कि हमें कहा गया है कि आपको हम एक एक करके बुलाएंगे और फिर जिनका नाम आएगा अगर वो जायज है, बिठाने लायक है, तो तभी हम बिठाएंगे। तो हमने कहा भाई हम तो सब लोग ही ऐसे है, अगर छंटनी करनी थी तो जब पहली बार आए थे उसी समय छंटनी कर लेते। मेरे तो खुद भी मेरे का। और अब बात ऊखी मठ की करेंगे। मध्य महेश्वर घाटी में मधुगंगा के किनारे अवैध खनन का कारोबार दिन दहाड़े फल फूल रहा है। स्थानीय प्रशासन और खनन माफियाओं के कथित गठबंधन के कारण खनन माफियाओं ने नदी के सीने को छलनी किया है और चांदी काट रहे हैं। क्षेत्रीय जनता लंबे समय से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग कर रही है, लेकिन प्रशासन और माफियाओं के बीच गठबंधन के चलते कार्रवाई नहीं हो पा रही है। पहले सरकारी भूमि पर निजी पट्टों के जरिए खनन से प्रदेश को राजस्व और वहां के युवाओं को रोजगार मिलता था, लेकिन 30 जून को इन पट्टों की अवधि खत्म होने के बाद खनन माफियाओं ने फिर से अवैध खनन शुरू किया।